बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। जुनेद की तरफ चलते हैं। जी जुनेद, बताइए अपडेट्स क्या हैं, आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा? लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है और आज भी सुबह से ही सूरज की किरणें जो है वो नमूदार होना शुरू हो गई थी और आज महकमे मौसमियात के मुताबिक सारा दिन जो है सूरज की किरणें और बादल में आग मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बारिश के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है वो 86%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 55% तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानब अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएँ 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी, लेकिन हवाएँ जो हैं सर्द होंगी, ठंडी होंगी, लेकिन शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो मौसम खुश्क रहेगा और उसके साथ साथ जो है सुबह और शाम के वक्त जो है दर्जा हरारत कम होने के साथ साथ जो है शहर में धुंध पड़ने के इम्कानात भी वाज़ेह हैं। जी, शहर में धुंध पड़ने के इम्कानात भी वाज़ेह हैं। जुनेद हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। जुनेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। शहर की सूरत हाल पर नजर डाल लेते हैं, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। लीड स्टोरी हमारे पास क्या है? जी, लाहौर की तकसीम, मोटरवे को हद बनाने की तजवीज़ पेश की गई है। अगली खबर हमारे पास है जी, कोरोना से मजीद 14 अमवात, 293 नए मरीज। महंगाई, होम अप्लायंसेस की कीमत डबल, बेटियों का जहेज बनाना मुश्किल हो गया। और साइबर हमलों का खतरा, तमाम महकमों को मोहतात रहने की हिदायत। जी तो नाज़रीन, ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपका? दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी, लाहौर की तकसीम, मोटरवे को हद बनाने की तजवीज़ पेश की गई है। कैसे देखते हैं इस तजवीज़ को? देखिए जी, ये तजवीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इससे पहले आपको याद है कि कराची की तर्ज पर लाहौर शहर के 2 अजला बनाने की तजवीज़ की थी। जिस तरह लाहौर, कराची में तो 4 अजला है और अब लाहौर में 2 अजला की बात की गई। उसके बाद इंतजामी तौर पे अब लाहौर शहर पे बोझ जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये पॉसिबल नहीं है कि एक कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर और दूसरा अमला जो है पुलिस, ख़ास तौर पे पुलिसिंग का जो बड़ा मुश्किल टास्क होता है उसको कंप्लीट किया जा सके। इसके लिए आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह आबादी फैलती है, इलाके बढ़ते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो हर जगह डिवीज़न होती है। मुल्क है, सूबे बनते हैं, सूबे हैं तो स्टेट बनती है, स्टेट है तो फिर जिले बनते हैं और जिले हैं तो उसकी तहसीलें। और मौजूदा सूरत हाल को तो हम अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं, जितने मसाइल और जितने मसाइल आपके सामने है कि कोई पॉलिसी लॉन्च कर दे गवर्नमेंट उस पर 100% इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकती। मैन पावर भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है, आपके पास डिवीजन ऑफ पावर्स जो है और आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा 100% डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती हैं, आप उसको अंजाम नहीं दे पाते। ये बड़ा ज़रूरी था। अब लाहौर शहर को किस तरफ आपने तकसीम करना है, लाहौर शहर की आबादकारी किस तरफ बढ़ रही है, किस तरफ कम हो रही है, किस तरफ दरियाई हदूद है, किस तरफ अब हम लाहौर में नया शहर आबाद करने जा रहे हैं, रिवर रावी का, वो भी किस तरफ है, फिर कसूर की हद, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद इसकी डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। और अब लाहौर शहर जो है ना, मैं ये भी समझता हूँ कि लाहौर डिवीज़न ख़ास तौर पे लाहौर के साथ शेखुपुरा और लाहौर के इस तरफ कसूर एक वक्त है कि ये बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर लाहौर से कसूर निकलें तो ललियानी का जिस तरह ही हम एक छोटा सा अलामती टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो उसके बाद कसूर की हदूद शुरू हो जाती है और मेन फिरोजपुर रोड पे अर्बनाइजेशन है। ऐसे ही आप जो इसका कसूर की हदूद के अंदर बाईपास है, वहाँ से आबादकारी 100% स्टार्ट हो जाती है और कसूर के अंदर तक आपको आबादकारी नजर आती है। इसी तरह लाहौर से शेखुपुरा, आप लाहौर को शेखुपुरा को जीटी रोड को क्रॉस करने लग जाए, आपको लग पते जाते हैं, आप उसको घंटा 1.5 घंटे पहले क्रॉस ही नहीं कर पाते, फिर गुजरावाला में दाखिल होते हैं। तो लाहौर शहर को अब 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद लाहौर डिवीजन को भी रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। उसमें 2 अजला को बहुत ही लाहौर के करीब
हदूद में शामिल करने की ज़रूरत है। और जब रिवर रावी बनेगा, आज तो नहीं लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद जो उसकी शेप निकलेगी, उसमें आप देखिएगा लाहौर और शेखुपुरा एक हो जाएगा, क्योंकि रिवर रावी आधा लाहौर में, आधा शेखुपुरा में। तो अब ये तजवीज़ बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर पे हमने जो देखा है कि हमारे लाहौर शहर में ये सफाई बहरान के बाद और उसके बाद पानी के पीने के बहरान के बाद फिर 100 किस्म के मसाइल हैं। और खबर में मेंशन भी किया गया है सफाई सुथराई निकासी आपका अलग-अलग निजाम होगा। और फिर जबरदस्त चीज है जी, पुलिस के भी 2 सरबराह होंगे। हमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी हमारे सामने है। मैं तो कहता हूँ जी, वासा के भी 2 सरबराहान हो, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो सफाई सुथराई की जिम्मेदार है उनकी भी 2 सरबराहान हो, और इसी तरह आपके MCL से लेके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट AC साहिबान, उनकी तादाद भी बढ़ेगी, उनके इख्तियारात भी बढ़ेंगे। पॉलिसिंग पे हम वापस आते हैं, जो आपने बात की कि पुलिस के पास क्या जवाब है कि जी हमारे पास मैन पावर नहीं है, हम 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमें नाकों पे रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, बंदे बीमार हो जाए उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, सेहत के मसाइल है। ठीक है, आपके मसाइल हैं और आपको इसको हल करने की ज़रूरत है। अगर आपको डिवीजन ऑफ फोर्स से ही इसकी हल होना मतलूब है तो ठीक है, आपको इस्तेदाद कर बढ़ानी चाहिए, पुलिस को अपनी वर्क फोर्स बढ़ानी चाहिए, जो सीटें खाली हैं भर्तियों के लिए उन पर भर्तियां करनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर पुलिस का निज़ाम ठीक ना हो तो फिर सोच लेना चाहिए कि इसको बंद करके कोई नई फोर्स लगा दें। और वो भी तजर्बा हम नाकाम देख चुके हैं, चाहे वो पीरू है, डॉल्फिन है, मुहाफिज है, XYZ, शेरदी, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस जो है माजी में रही हैं, और उससे भी आपको बेहतर इकदाम नहीं मिले। बात सिर्फ ये है कि पुलिस अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करे, शहरियों को रिलीफ दे, विजिलेंट लाए, मौके पे पहुंचे, नाकों पे खड़ी हो, फर्स्ट कॉल फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे पहुंचे और पहुंच के क्राइम सीन पे जब पहुंचती है और गश्त करने का डर होता है तो क्राइम रुकता है। क्या वाकई शहर बड़ा होने की वजह से ये पुलिस के लिए भी चैलेंज है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर रख सके पुलिस? मेरा ख्याल है कि ना ये जवाब बेहतर है उनके पास, चैलेंज तो इतना बड़ा नहीं होता। अब हम भी अगर लाहौर शहर को कवर करते हैं बतौर सिटी चैनल, हमें भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है कि किसी ने पहुंचना है टाउनशिप से, कोई क्राइम शादरा में हो गया है, कोई क्राइम आपके लाहौर के बॉर्डर मंगा पे हो गया है, कोई कसूर के बॉर्डर ललियानी पे हो गया, जाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि जी कि अब हमसे जाया नहीं जा रहा, हमारे पास तो पेट्रोल नहीं है, हमारे पास तो गाड़ियां खटारा हो गई हैं। ये सब वो जवाज़ हैं, वो लेम एक्सक्यूज़ हैं, बहाने हैं जिसकी वजह से हम अपने फ़राइज़ को अंजाम नहीं दे पाते। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो CCP ऑफिस, DIG ऑफिस के विदिन किलोमीटर्स में हो जाते हैं, और VVIP रूट्स पे, VVIP आपकी मूवमेंट्स जहाँ हो रही होती हैं, पंजाब असम्बली है, आपका गवर्नर हाउस है, माल रोड है, वहाँ पे ऐसे ऐसे हौलनाक क्राइम हो जाते हैं। तो उसका क्या जवाब है कि जी हम दफ्तरों से निकल के गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में बैठ के पहुंच नहीं पाए। तो क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि आप कितनी जल्दी आपने कॉल का रिस्पॉन्स दिया, आप 15 के कॉल पे कितनी जल्दी फर्स्ट सीन पे पहुंचे, क्राइम सीन को आपने देखा, और कितने लोग गश्त पे थे कि किसी को खौफ था, किसी क्राइम करने वाले को कोई डर था कि जी मैं जाऊंगा तो मुझे किसी नाके पे चेक कर लिया जाएगा, मैं माल रोड क्रॉस करूंगा तो वहां तो मैं वेपन लेके क्रॉस नहीं कर सकता। ये खौफ होता है ना। हम जब स्कूल कॉलेजेस में थे, लाइसेंस हमारे पास नहीं होता था, मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते 100 खौफ होते थे कि यार अभी पुलिस वाले रोक लेंगे, मोटरसाइकिल बंद कर देंगे, फिर वालिद साहब को बुलाना पड़ेगा, बड़े किसी को बुलाना पड़ेगा, कोई खौफ नहीं रह गया। यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां मोटरसाइकिलें लेके फिर रहे हैं, यहाँ पे जिसको रोकते हैं वो आपे से बाहर हो जाता है, और जो अशराफिया हैं उनके अपने मसाइल हैं, वो पुलिस को समझते कुछ नहीं है। सही बात है, और वो हम मिसालें देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मैंने ये सारी मिसालें सिर्फ बैलेंस करने के लिए दी हैं कि जहां वहां मसाइल है तो यहाँ पुलिस को ये भी मसाइल का सामना है, और हमारा ज़ाती किरदार क्या है कि हम पुलिस के साथ अब उनके रवैये की वजह से ताउन करने को तैयारी नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को बेहतर करना है। मुझे याद है डॉक्टर हैदर अशरफ जब DIG थे तो उन्होंने, और ख़ासतौर पर अयाज सलीम साहब जब थे पुलिस में यहाँ पे लाहौर में, तो उन्होंने पुलिस के रवैये को बेहतर करने के लिए बहुत कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हम एजुकेट करते हैं, हम चले रिस्पांस बनाते हैं, और वो खुद भी रैंडम कॉल्स को चेक करके मौके पे पहुंचते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चीजें अब कमी है, और इस पे मखल पुलिस को काम करना। खैर, ये जो तजवीज़ पेश की गई है और इंतजामी तकसीम का ये जो मंसूबा बनाया गया है, इससे जो एक तस्वीर सारी डिटेल दुरे नायाब ने भी बताई है, शहर के सामने आई है। मेरे ख्याल से अगर ये हो जाता है तो बहुत ही जबरदस्त इंतजाम शहर का हमें देखने में मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ बिलाशुबा ये अच्छी चीज सामने आई है, और जिस तरह हमने पुलिस के निजाम की बात की वो भी बहुत जबरदस्त चीज है। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हमने डिस्कस करना है कोरोना की मौजूदा सूरत हाल जो कि बिगड़ती चली जा रही है। 14 अमवात एक दिन में हुई हैं, 293 नए मरीज शामिल हुए हैं, और शहरियों का रवैया क्या है वो भी आप लोगों के सामने है। अब ये बढ़ते हुए केसेस को
किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हर रोज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका हल हमें कोई नजर नहीं आ रहा। कैसे निकलेगा हल, कौन है इसका जिम्मेदार, आवाम क्यों इस पर जो है वो चुप बैठी है, क्यों अपना किरदार अदा नहीं करी? बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे पास है जी खबर, कोरोना किस तरह से मजीद फैलता चला जा रहा है। 14 अमवात हुई हैं एक ही रोज में, 14 अमवात और 293 यानी तकरीबन 300 केसेस रिपोर्ट हो जाना। इसके साथ साथ तशवीशनाक हालत में 73 अफराद वेंटिलेटर पर मुंतकिल हैं और केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दुर्रे नायाब, इसका कोई हल हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इसका हल आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत थोड़ी सी गैर संजीदा है। गैर संजीदा इसलिए कि कोरोना पे उस तरह से अवेयरनेस फैलाना और उस तरह से पाबंदियों का इतलाक करना और सिर्फ एक सरकारी हैंड आउट की हद तक कार्रवाइयां रह गई। अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा है, अवाम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है हुकूमत पे, हुकूमत डाल रही है अवाम पे, और इसी तरह से काम जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें, आपने मैंने पिछली बार भी ये सारा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आपने शादी हॉलों में, स्कूलों को सब कुछ बंद करके आपने पाबंदी का इतलाक कर दिया। लेकिन असल चैलेंज तो बिल्डिंग के अंदर नहीं होता, असल चैलेंज होता है बिल्डिंग के बाहर। बिल्कुल, आपने पार्कों में, ओपन एरिया में, ओपन स्पेसिस पे, गैदरिंग पे, और आपने किस तरह से जो पब्लिक इवेंट्स हैं उसके अंदर कोरोना एसओपीज को एंगेज किया। मैंने खबर कुछ दिन पहले दी कि एक क्रिसमस केक कटना था वासा के इकबाल टाउन के दफ्तर में, और वहां पे जो हालात थे ना, जब वो प्रेस रिलीज आई, वो प्रेस रिलीज थी, वो ये भी नहीं था कि किसी ने कवर किया हो। जब वो हालात की प्रेस रिलीज आई ना, उसमें वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज साहब खुद मौजूद थे, और लोग जो है ना वो हवा भी, वो मिसाल है ना कि हवा भी ना गुजरना, आपस में हवा भी नहीं गुजर रही थी, तो इतने बुरे हालात थे। और एक सरकारी इदारे के वाइस चेयरमैन अगर खुद से ये प्रेस रिलीज को इस तरह जारी करेंगे और उनको इस चीज की जरा भी नदामत नहीं होगी कि यार यहाँ पे किसी ने ना मास्क पहना, ना किसी ने 1 इंच का फासला रखा होगा, तो कैसे इस पे अमल दरामद होगा। तो लाहौर शहर के हालात सिर्फ मैंने इसलिए दूसरा, आप हर रोज रिपोर्ट करते हैं, एलडीए में भी केसेस सामने एलडीए में देखें अब 12-14 बंदे तो मैं रिपोर्ट अब तक कर चुका हूँ। ये वो लोग हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिनकी रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं, जिनके बारे में खुद पूछता हूँ फोन करके, और उनके बारे में उनके डिपार्टमेंट में जाके मैं खुद देखता हूँ। अदरवाइज तो अगर आप सुनी सुनाई बातों पर रिपोर्ट करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल एलडीए में 50 से ज्यादा लोग हैं जो उस पर कोरोना के शिकार है, क्योंकि ना वहाँ वन विंडो पे कोई पाबंदी हो रही है, ना वहाँ पे 50% का जो है रूल जो है वो 100% अप्लाई किया जा रहा है। हमारे सामने है, फिर कैसे पॉसिबल है कि आपके केसेस रातों रातों बैठे रहते दफ्तर लगा के, पता नहीं एलडीए कौन सी डेवलपमेंट लाहौर की कर रहा है। मैं तो इस पर अक्सर हंसता हूँ, लेकिन बार कम टू द पॉइंट के लाहौर शहर में इस वक्त अब तक सूरत हाल होती जा रही है। हमारे पास जो फैसिलिटी है कोरोना से निमटने की, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी कम पड़ती जा रही हैं। बेड्स हमारे पास तकरीबन आप समझें नापैद हो चुके हैं। आपको एक बेड लेना पड़ जाए इमरजेंसी में, आपको खुदा ना खास्ता आपको बहुत मुश्किल है। और अगर आपको पीआईसी में कोई बेड लेना पड़ जाए, क्योंकि कोरोना के मल्टीपल इफेक्ट्स है ना, हार्ट वालों को और इफेक्ट्स हैं, शुगर वालों को और इफेक्ट्स हैं, किडनी लिवर की डिजीज वालों को और इफेक्ट हैं। तो उनके लोग जब इमरजेंसी हालत में बेचारे आते हैं तो आपको 2-2 दिन तक प्रॉपर बेड नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे आपको सिफारिशें करा के, मैं क्योंकि प्रैक्टिकल इन चीज़ों से गुजरे हैं हम लोग भी, कि सिफारिशें करा के किसी को बेड दिलवाना पड़ता है, किसी की मदद करनी पड़ती है। आप इस लेस रिसोर्सेज पे किस तरह से इतनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हैं? दोनों जानिब, सरकार भी, हम भी, हमारे लोग भी। और ये जो लोग, शुक्र है एक बात मैंने इसमें नोट किया कि अब लोगों ने ये कहना छोड़ दिया कि कोरोना नहीं है, कि कोरोना कुछ नहीं होता। नहीं तो फर्स्ट रिजीम में जब ये कोरोना पहली लहर आई है तो लोगों ने बड़ा कहना शुरू कर दिया कोरोना क्या होता है। दूसरा, लोगों को अगर लोग ये कह रहे हैं ना कोरोना है, लेकिन उस वो वाला खौफ जो हमने पहली लहर में देखा था अब लोगों में वो भी नहीं है। दुर्रे नायाब, बाजारों में जिस तरह से रश हर रोज देखा जाता है, डर खौफ लोगों में इस चीज का नहीं है कि अगर उनको कोरोना हो गया उनकी पूरी फैमिली मुतासिर हो सकती है। लाहौरिया जो है ना, अब वो इस चीज़ को बाज़-औक़ात मज़ाक में भी लेते हैं। वो कहते हैं जी कि कोरोना की असि कोरोना हजम कर गए हैं। मैं ये अंदरून शहर में गया तो एक हमारे दोस्त है, वो बड़े पक्के लाहौरिया, कहते हैं असि कोरोना खा पी गए हैं। मैं क्या जी कि खा पी कैसे गए हैं? आप खुदा खौफी करें। और ख़ास तौर पे हमारे जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं लाहौर शहर के, जिसमें आप इचरे की बात करेंगे, आप सांदा की, इस्लामपुरा की, कृष्ण नगर की बात करेंगे, टाउनशिप बाजार की बात करेंगे, अंदरून लाहौर की बात करेंगे, अनारकली की गलियों की, मुख्तलिफ गलियों की, बानो बाजार की बात करें, ये वो तमाम इलाके हैं जिसके अंदर आप पॉसिबल नहीं है कि कोरोना एसओपीज़ पे अमल दरामद करा सके। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि आप विजिलेंसी रखें। आप विजिलेंसी रखें, थोड़ा बहुत खौफ पैदा होगा, आप जुर्माने करें, सीलिंग करें, थोड़ी सी पाबंदी कराने का,
आप थोड़ी इस चीज को एफर्ट करें, ये एक्सरसाइज करके देखें, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, जो लॉकडाउन किया गया है मेरी समझ से तो बाहर वो भी लॉकडाउन है, 22 इलाकों में आपने लॉकडाउन किया है, यानी एक तरफ से लोग घुसते हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन ही कोई नहीं होता। ऐसे ही एक गली से जाते हैं, दूसरी से आ जाते हैं। अगर एक गली के 2 रास्ते हैं तो एक साइड पे आपने बैरियर लगा दी, दूसरी साइड ओपन है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो मैं खुद बहुत सारे लॉकडाउन के एरियाज को इस तरह बाईपास करता हूँ कि एक तरफ में बैरियर, मुझे पता है कि इस तरफ बैरियर है, गुलबर्ग के फर्स्ट करें, मैं आपको बताता हूँ, तो दूसरी तरफ से मैं आके वहां से जो भी मैंने जाना है कहीं पे निकल जाता हूँ। तो आपकी ये तो प्लानिंग है। अब मुझे इस खबर में ये भी लिखा है कि हर यूसी में अब कमेटी बनाई जाएगी, इससे कुछ बेहतरी की उम्मीद है? इससे कमेटी रिपोर्ट ही कर सकेगी ना, आपको बता देगी कि जी हमारे इन गलियों में, हमारे इन इलाकों में, इन लोगों में बहुत ज्यादा लोग बीमार हैं, सिम्टम्स हैं, वो हेल्थ को रिपोर्ट करें, किसी और महकमे को रिपोर्ट करें। लेकिन अब टाइगर्स कहाँ सो रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। मुझे सिर्फ ये भी बता दें, यहाँ एक कमेटी बना, अगर आप टाइगर फॉल होते हैं, जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर आना था, लोगों को खाना देना था, तो ये रिपोर्टा रिपोर्टी तो बहुत छोटी चीज है। इस पे यूसी लेवल की कमेटियां, मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, इसका कोई हासिल नहीं है। ये वही विजन है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था टाइगर फोर्स के लिए, आज इंप्लीमेंट कर दें। आप बताएं कहाँ खामी है? आपके पोर्टल पर डालें, पुलिस के पोर्टल पर डालें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पोर्टल पर डालें, हर एक जगह इंफॉर्मेशन दें। वो बताएं कोरोना की एसओपीज की कहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है, वो बताएं किस इलाके में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वो बताएं कि कौन से हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं मिल रही, वो बताएं किस हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे। भाई ये काम तो जो मीडिया का काम है, हम तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन आपकी इंटरनल फोर्स का है। आपने इतने दावे किए कि जी हमने विजिलेंसी का वो निजाम कायम किया है जो पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं है। हमने कहा यार बहुत अच्छी बात है कि अगर ये वॉलंटरी लोग आते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, एफर्ट करते हैं, बड़े स्टाउट किस्म के और पावरफुल लोग हैं कि जनाब मेहनत करेंगे, जाएंगे हर जगह, उनको कार्ड मिला होगा टाइगर फोर्स का, ना कोई उनको रोकेगा ना कोई टोकेगा। क्योंकि हमें तो बाद में मोबाइल फुटेज बनाते भी कई बंदे मोबाइल छीन लेते हैं, वो ये क्या कर रहे हो, पुलिस वाले आ जाते हैं, वो बदतमीजी करते हैं। मीडिया को बहुत सारे मसाइल का भी सामना है। मीडिया को जितना पावरफुल आप बना के पेश करते हैं ना, अगर आप फील्ड में आप जाती हैं, मैं जाता हूँ, तो हमें इतनी मुश्किलात आती हैं कि हमें बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी। लेकिन वो टाइगर फोर्स जो कि हमने ख्वाब सजाए थे, वो तो फिलहाल हमें ख्वाब कहीं ये तो कज़ाफ़ी भट्ट साहब भी बता सकेंगे कि यार कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने बहुत मेहनत की है टाइगर फोर्स ढूंढने की, लेकिन कहीं नहीं मिली। वो अभी तक कह रहे हैं कि मैं खोज में ही मौजूद हूँ। नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात हम करेंगे महंगाई की। महंगाई ये चलती मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह नहीं जो छोड़ रही है। कल हमने ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया, कल हमने चिड़ियाघर की जो एंट्री फीस है वो बड़ी, पार्किंग फीस बढ़ने को जा रही है। इसके बाद अब ये महंगाई का जिन पहुंच चुका है होम अप्लायंसेस, जिसका हर घर में इस्तेमाल होता है। और खबर में वाज़े तौर पर यह मेंशन किया गया है बेटियों का जहेज देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात महंगाई की वजह से हैं। अंडों की डबल सेंचुरी क्रॉस हो चुकी है। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, अहम खबरें आपने जान ली, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है हमारे पास महंगाई के हवाले से। ना चाहते हुए भी हर रोज ये खबर मुझे ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि दुरे आप एक नई जगह पर आपको महंगाई की लहर नजर आ जाती है। आपकी वजह से देखिए उन्होंने 10,000 जुर्माना कर दिया महंगाई पे। इससे पहले तो ये भी नहीं हो रहा था, सिर्फ कोरोना की खबरें आती थी, और अब थोड़ा सा उन्होंने एफर्ट करके महंगाई पे भी जुर्माने करना शुरू कर दिया। लेकिन महंगाई तो हर जगह हो रही है, कहाँ जुर्माने किए जाएंगे? आपको ये नहीं लग रहा कहाँ के सिर्फ एक एसी कैंट ही आपको फाल नजर आती है? बिल्कुल, क्योंकि लाहौर में 5 तहसीलें, ये मैं आवाम को, हमारे शहरियों को बताना बड़ा जरूरी है कि लाहौर में सिर्फ एक एसी नहीं है। लाहौर में 5 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और वो पांचों बहुत बड़ी बड़ी जुरिडिक्शन रखते हैं। सिटी वाला पूरा सिटी के अंदरून इलाके और सारे मामलात रखता है, कैंट वाला कैंट और उससे मुतसिल इलाकों के मामलात को देखता है, रायविंड वाला जौहर टाउन से लेके सदर, रायविंड और वो तमाम तर एरियाज को देखता है, शालीमार वाला अजीज भट्टी, ताजपुरा, शालीमार के तमाम इलाके देखता है। भाई ये वो हमारे सारे एसी साहिबान हैं, जिसमें से मैं अक्सर प्रोग्राम में जब देख रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ एक बेचारी ये खातून अफसर है कोई, और एक वो जिशान साहब जो मॉडल टाउन के हैं, एक उनकी, दोनों के अलावा लगता नहीं है कि कोई काम करता है। और ये दोनों में बेचारे मुझे शक की नज़र से इसलिए लग रहा होता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहे होते हैं कि हम काम कर रहे हैं। सो ये तो बात अपनी जगह है, लेकिन महंगाई जो है वो अब इंसान की जो नफ्सियाती हद होती है ना, उसको भी अबूर करती नजर आ रही है कि 200 रुपए दर्जन अंडे कौन खाएगा, और समझ से बाहर है कि ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर सिर्फ अंडे ही खाने लग पड़ा है कि इतनी ज्यादा आपने उसकी खपत को, उसकी चीजों को शो करना शुरू कर दिया है। हालांकि बिल्कुल हकीकत इससे यकसर है। आपका कंट्रोल, आपकी जो सप्लाई एंड डिमांड है, उसकी भी आप एक साइड पे रखते। ये अंडों का फी दर्जन रेट निकाल कौन रहा है?
अंडों का फी दर्जन रेट पे इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है? डिप्टी कमिश्नर साहब जो लिस्ट बनाते हैं उनके तवज्जो से जो आती है उस पे कौन इस पे स्टैंप लगाता है कि जी 200 रुपए दर्जन ही होने चाहिए और अदरक जो है वो 600 रुपए ही होना चाहिए, दूसरी चीजें हैं वो इतनी होनी चाहिए। आप अपना कम से कम वर्किंग करके डिमांड एंड सप्लाई के सिस्टम को तो देखें कि चीजें आपके पास मौजूद हैं, वो आने तक मार्केट में आने तक इतनी ज्यादा महंगी कैसे हो रही है, कौन सा फैक्टर उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहा है। ये चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है और इन्हीं चीज़ों पे मेहनत करके आप रेट को थोड़ा नीचे ला सकते हैं और आपके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप कहें कि जी हम अदरक का 1 ट्रक रोज लाहौर शहर को देते हैं, आप 2 भी दे के देख लें, ये 600 से नीचे आ जाए तो आप हमें पकड़ लीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंडे अगर आप कहते हैं जी कि हम 1000 दर्जन अंडे लाहौर में, असल में दुरे नायाब विल जो है ना वो कहीं पे हमें नजर नहीं आ रही। जब आपकी नीयत ही ना हो कुछ अच्छा करने की, जब आपने सोच ही रखा है कि आपने लोगों की जेबों से पैसे निकालने हैं, फिर ये किस तरह से पॉसिबल? और इस गवर्नमेंट में ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप सप्लाई बेहतर करते जाते हैं, डिमांड भी चले, आप कहते हैं कि बहुत डिमांड हो गई है, सप्लाई बहुत बेहतर होती जा रही है, हर रोज बेहतर होती जा रही है, लेकिन रेट जो है ना वो ऊपर जाता जा रहा है। बिल्कुल, ये पहली दफा मैंने देखा है इतने सालों में कि आपके पास गुंजाइश थी एक चीज की 100 दर्जन, आपने 200 दर्जन कर दी, तो रेट तो नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि आपने डिमांड से ज्यादा आपने डबल डिमांड के मुताबिक सप्लाई अच्छा, कर दी। अब इस खबर के मुताबिक जो शहजाद खान अब्दाली की है, ये तो रूटीन के इस्तेमाल की चीजें हमने जिक्र कर लिया इनका। मुझे अब ये बताएं, कल हमने चिड़ियाघर की टिकट की बात की, महंगी हो रही है, 100% इजाफा कर दिया गया। इस खबर में आप देख लें मशीन की कीमत महंगी हुई है तो पूरा 100% इजाफा कर दिया गया। मतलब कुछ सोचा समझा ही नहीं जा रहा कि ऑलरेडी इतनी महंगी अशिया फिर उसमें 100% इजाफा किया जा रहा है। लोगों की कुव्वत खरीद रहेगी, इन मार्केटों में कौन जाएगा खरीदारी करने? मेरा ख्याल है कि फिर यही होगा कि जिनके तो कोई अजीज व क़रीब बैरून मुल्क है या जिनके कोई आसपास हैं, दीगर जगहों पे हैं, वो आसपास से इंपोर्ट कर लिया करेगा, उनको वही रेट पड़ जाया करेगा। आप गाड़ियां देखें कि गाड़ियां पूरे इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी पाकिस्तान में है। इसी तरह मशीनरी आप देखें कि हम लोकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा लोकल ब्रांड्स हैं जिसमें वॉशिंग मशीन्स बनाते हैं, हम एसीज बनाते हैं, हमारे पास असेंबली यूनिट्स हैं जिसके साथ हमने जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं इंटरनेशनल कंपनियों के साथ। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके साथ तमाम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे मौजूद हैं और हमने बहुत क्या सारे फायदा उसका मुझे और क्या फायदा, तो यही बात है ना, आपकी 20,000 से 26,000 में चले गई, ओवन आपका 20,000 से 25,000 में चला गया, और तो वही ओवन 20,000 से 25,000 में चला गया और जो उसकी लाइट आप 2,000 रुपए से इस्तेमाल करते थे वो 4,000 हो गई। आप तो हर तरफ से ही है, आप लेके भी पछता रहे हैं, ना लेके भी पछता रहे हैं, क्योंकि गैस आती नहीं है, ओवन पे खाना गर्म करना हो, वो करना हो तो बिजली दुगनी महंगी हो जाती है, आपके पास लकड़ियों वाला कोई सिस्टम नहीं है, आप लकड़ियां जला के अब किस तरह से आबादियों में रहेंगे। आपके पास LPG जो है वो भी नफसियाती हुदूद पार कर गई है। और मैं सिर्फ इस खाने पकाने को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आप इसको ही एक पॉइंट पे हर तरफ से देख ले, आप खाना नहीं पका सकते, इतनी महंगाई हो गई है। और जब चीजें लेने जाते हैं तो टमाटर, अदरक, मिर्चें, धनिया, पुदीना, हर वो चीज जो दुकानदार आपको वैसे ही वो पंजाबी में कहते हैं चुंगे में दे देता था, आज आपको वो देने को तैयार नहीं है। आपकी मिर्चें भी इतनी महंगी हो चुकी हैं, आपके धनिया इतना महंगी हो चुका है, पुदीना इतना महंगा हो चुका है। हमारे लॉन्स में लगा होता था धनिया पुदीना, थोड़ा सा काटा और आपने हंडी में इस्तेमाल कर लिया, अब वो हालात नहीं रहे और हर बंदा नाजायज उठा रहा है ड्यू टू विजिलेंसी ना होना गवर्नमेंट की, इन लोगों का फील्ड पे कंट्रोल ना होना, इनकी फील्ड प्रैक्टिस ना होना, और कोई जाके नहीं देख रहा है कि मंडी में किस भाव में रेट आपको किसान पहुंचा रहा है। क्यों देखेगा कोई? जब कोई कंट्रोल ही नहीं करना चाह रहा है तो इसलिए कोई जाके देखने की कोशिश नहीं करता है। कंट्रोल नहीं किया गया? क्या डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के मेंगल साहब थे, उस कैप्टन उस्मान साहब थे, सुमैर साहब थे, क्या इन्होंने जाके बोलियां नहीं लगवाई मंडियों में खड़ा होकर? मिसालें हमारे पास मौजूद है, मंडी में हमने एक्टिव देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यार सुबह 6-6 बजे हमें मोबाइल से भी रिपोर्ट्स आ रही होती थी, उनकी वीडियोस आ रही होती थी कि ये मंडी में खड़े हैं और जो बोली लग रही है उस पर खड़े होकर वो इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ से अब जो रेडी का या जो रिक्शे का किराया होगा वो इतना होगा और इससे ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ प्रैक्टिकल वर्क होता था, तो काम किया जा रहा था ना, तो आपको उसके असरात भी नजर आ रहे थे, समरात भी आवाम तक पहुंच रहे थे। खैर, कल हमने आपको बताया था कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स महंगे हुए हैं, बताया था कि चिड़ियाघर की टिकटें महंगी की जा रही हैं, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। आज हमने बताया आपको कि किस तरह से महंगाई पहुंच गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और मशीन, ओवन, ब्लेंडर, जितनी भी चीजें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। ये
महंगाई का सिलसिला हर रोज इसी तरह से चलता रहेगा और आपसे हम चीजें यही डिस्कस करते रहेंगे, हल इसका नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ साथ ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी साइबर हमलों का खतरा बढ़ गया है, तमाम महकमों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। डिटेल में बात होती है ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ये अपडेट्स थी जो कि आप तक पहुंचाई। अगली खबर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है जी, साइबर हमलों का खतरा, तमाम महकमों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। क्या कहेंगे दुर्रने आप? मेरा ख्याल है कि हम पहले भी साइबर क्राइम्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं और हमारे जितना सिस्टम अनसेफ है और हमारे पंजाब के ख़ास तौर पे इदारों में, क्योंकि हम लाहौर को कवर करते हैं, उस हवाले से जितना ज़्यादा डाटा हमारा सेफ नहीं है। हमें उस पर पहले भी बहुत सारे वार्निंग लेटर्स मिल चुके हैं, बहुत सारे इदारों ने पहले भी इस हवाले से आगाह किया हुआ है और बार बार इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि इसको सेफ करें और अपनी जितनी ज़्यादा डाटाज हैं उनको थोड़ा सा प्रिसाइज करें, उसको थोड़ा कंट्रोल करें, अपने सिस्टम को रीएवैल्यूएट करें, चेक करें, पासवर्ड्स को तब्दील करें। असूल के तौर पे तो 6 महीने से ज़्यादा आपको पासवर्ड एक रखना नहीं चाहिए और हमारे बहुत सारे बैंकर्स भी और इस चीज़ के एजुकेट करते नज़र आते हैं अब कि आप अपना जो पिन कोड है, जो आपका एटीएम का कोड है या जो बैंक का कोड है, उसको आप हर 6 महीने के अंदर तब्दील करते हैं। मैंने ये बहुत सारी जगहों पे और बहुत सी जगहों पे अवेयरनेस मैसेजेस, बैंक की ईमेल्स और वो भी पढ़ा, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको खास तौर पे ब्रेक करने के लिए जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं वो आपकी कोई ना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। बिल्कुल। खास तौर पे जब आपको कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए एक अननोन नंबर से, वो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना करे, आप उनको पर्सनल इंफॉर्मेशन दें, बिल्कुल, तो ही आपके जो ऊपर साइबर हमलों के खदशात जो है बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही है, बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए, केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं। और आपके खास तौर पे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर सबसे पहला अटैक हुआ। बिल्कुल, आम लोगों के जिनका कोई लेना देना नहीं था, उन बेचारों तक के अकाउंट हैक करके उस पर फेक इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा मवाद जो ममनुआ मवाद है वो भी शेयर कर दिया गया, कोई बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो जाती उनकी इंफॉर्मेशन है वो भी कर दी गई। तो ये कुछ तो हैकर्स हैं जो सिर्फ चस्के के लिए या अपनी शरारत के लिए या अपने अंदर सिर्फ एक शरारत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। लेकिन जो हमारे मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो हमारे बैरून मुल्क के मुखालिफ ममालिक हैं, उनके हैकर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम के बहुत बिल्कुल। और यहाँ पे जो मरासला भेजा गया है बैंक ऑफ पंजाब को, रेवेन्यू अथॉरिटी को, महकमा खजाना को, बहुत सेंसिटिव डाटा आपका मौजूद होता है, तो इसका तो मेरे ख्याल से एक्टिवली इस पर जो है वो अमल देखिए, हमारे कान तब खड़े हुए जब बैंकों का रिकॉर्ड चोरी हुआ और बैंकों ने इस हवाले से इस चीज़ को माना कि हमारा पर्सनल रिकॉर्ड चोरी हुआ और लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, ज़ाती इन्फॉर्मेशन, वो हमसे लीक आउट हो गई। बिल्कुल। और उस हवाले से मैं देखता था कि बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते थे कि हमें अननोन नंबर से या अदर बैंक से कॉल आती है कि जी आपके बैंक में इतने पैसे मौजूद हैं, हम आपको ये ऑफ़र कर देते हैं, हम आपको इस स्कीम में डाल देते हैं, हम आपको ये चीज़ आसान किस्तों पे दे देते हैं, हम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करवा देते हैं, इतने साल बाद इतना मिलेगा। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के पास कैसे जा रही है। फिर वहां पे इन्वेस्टिगेट करते स्टेट बैंक इस नतीजे पे पहुंची एफआईए के साथ मिलके कि लोगों का जो जाती डाटा था वो बैंकों से चोरी हो गया। एक तो हम चले वहां थ्रेट पे खड़े हो गए, दूसरा हमारे ईमेल्स के जरिए, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेजेस के जरिए जो बेवकूफ़ी में या नादारिस्तगी में और इस चीज़ से अनअवेयर हो के कि ये कितना खतरनाक काम है हम लोगों को दे बैठे, उससे हमने नुकसान उठाया। ये तो चले आप जाती तौर पे कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारे अगर ऐसे सरकारी बैंक या सेमी गवर्नमेंट के बैंक्स या हमारे ऐसे डिपार्टमेंट जो इंतहाई सेंसिटिव है, वो पुलिस के हैं, चाहे वो सेफ सिटी अथॉरिटीज के हैं, चाहे वो ऑरेंज लाइन मेट्रो जिस मर्जी के हैं, चाहे वो एलडीए के हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन अगर एक दफ़ा हैक होती है तो इसका मतलब वो पूरा सिस्टम कोलैप्स है, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके तमाम तर सिस्टम को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो हमें इस एहतियात की खातिर तमाम इदारों को अपने चीज़ों को अपडेट करना चाहिए, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बिल इस पर मरासला भी लिख दिया गया है तो इस पर फौरी काम होना चाहिए। दुर्रन नायाब, हमें इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं, आज हमारे गेस्ट हैं सीईओ साहब जो कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट से हैं और शहर के हालात आपने बाखूबी जबरदस्त किरदार अदा किया, जिस तरह से बताया कि शहर के हालात क्या हैं।
मुझे बताएं, अब सारा सिस्टम चला गया LWMC के पास, कुछ अच्छे की उम्मीद है? देखिए जी, कल तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पहली दफ़ा इस क्राइसिस के बाद, और हमने इस चीज़ का गिला भी किया कि आपने बड़ी देर कर दी और अब तो इल्ज़ामात की बौछार है कि आप सफाई नहीं कर पा रहे, कोलैप्स कर गए हैं, गंद पड़ा है। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन देखे, उनको कहा, मैंने कहा लाहौरियों को इससे गर्ज नहीं है, आपका सिस्टम नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, टर्किश आपसे लड़ रहे हैं, चले गए हैं, आपने उनको अच्छा सलूक नहीं किया, हर चीज़ अपनी जगह, हमें सफाई से गर्ज है। आप बताएं सफाई कब होगी? अब यही सवाल मैं भी करूंगी। उन्होंने कहा 24 को हो जाएगी, हमने कहा चलने देख लेंगे, एक दिन बाकी रह गया, अब तो कल हम शहर को साफ सुथरा देखना चाहते हैं। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, आप जानिए हेडलाइंस और फिर बात करेंगे शहर साफ सुथरा होगा, किस तरह से होगा। लाहौरियों के लिए उनका शहर साफ सुथरा होना चाहिए और यही लाहौरी चाहते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। बागों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील हुआ तो हम बने। सिटी 42 हमेशा की तरह बना शहरियों की आवाज और शहर के गली मोहल्ले कूचे दिखाए किस तरह से गंदगी की और कचरे की जद में आ चुके हैं। शहर के हर मकाम पे हमारी मेहनती टीम पहुंची और बताया कि शहर में किस तरह हर जगह गंदगी के ढेर हैं जिससे ताफुन फैल रहा है, लाहौरिये परेशान हैं। हम बने लाहौरियों की आवाज और बताया कि किस तरह से लाहौरिये इस गंदगी की वजह से परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ बागों के शहर का हुस्न इस गंदगी ने गहना के रख दिया है और इसकी तारीफ की गई LWMC की जानिब से कि मीडिया ने जबरदस्त किरदार अदा किया। ये तमाम चीजें एक तरफ, हल अब जब निकाला गया है तो हल ये निकाला गया है कि LWMC ने चार्ज संभाल लिया है। खुद LWMC की जानिब से मीडिया की तारीफ भी की गई और बताया गया कि किस तरह से मीडिया ने जबरदस्त किरदार अदा किया। लेकिन अब जब LWMC ने चार्ज संभाला तो यह दावा किया गया है कि ये 72 घंटों का काम जो है ये 24 घंटों में करके दिखाया जाएगा। बागों के शहर को एक बार फिर से हरा भरा बनाया जाएगा और गंदगी का खात्मा कर दिया जाएगा, जो कि शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज से निपटना कैसे है? मीडिया अगर गंदगी दिखा रहा था, शहर में जगह जगह गंद दिखा रहा था, तो हम यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि बागों के शहर का हुस्न भी हम दिखाएं। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, मीडिया की कारकर्दगी को LWMC ने किस तरह से सराहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि यहाँ पे मीडिया की तारीफ़ करते चलें, क्योंकि बहुत से डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सालों या महीनों नहीं हो पाते, बट मीडिया जब आवाम के उस दुख को उसका इजहार करता है तो शायद फिर डिसीजन मेकिंग हुकूमती हलकों में भी तेज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें जिस भी मॉडल की तरफ हम मुस्तकबिल में जा रहे हैं, जो भी हमारा प्राइमरी जॉब है कि शहर को साफ़ रखना और उसको प्रायोरिटाइज़ करना, तो उसमें मीडिया ने कैटलिस्ट का किरदार अदा किया कि जिस तरह जो फैसला जी, तो मीडिया हमेशा से अपनी जिम्मेदारियां इसी तरह से निभाता रहेगा, आवाम की आवाज़ बनता रहेगा। सिटी 42 है लाहौरियों की आवाज़ और ये हमने करके दिखाया है। शहर के गली गली कूचे कूचे में पहुंचे और शहरियों के मसाइल जो हैं हुकामे बाला तक पहुंचाए और इसी का हल ये निकला कि अल्टीमेटली अब इसकी तरफ नज़रसानी की गई है। LWMC ने चार्ज संभाल लिया है। इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे CEO LWMC इमरान अली सुल्तान साहब, जिनके बारे में मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली ये पंजाब में आए हैं और बहुत मुश्किल टास्क है इनका, क्योंकि अब हम देख रहे थे कि शहर में किस तरह से हर जगह गंदगी है और इनकी पोस्टिंग जो है इसीलिए की गई है कि इनको ये टास्क दिया जाए कि इन्होंने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को चला के दिखाना है, जिसके मसाइल बहुत ज्यादा हैं। कहीं हमें बजट के मसाइल, कहीं हमें मशीनरी के मसाइल, तो कहीं हमें मैन पावर कम होने के मसाइल नजर आ रहे हैं। तो फिर इस तरह की सूरत हाल में इस कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, ये तो हम अपने मेहमान से जानेंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूं, GD पायलट, फाइटर पायलट और फिर CSP की तरफ गए और इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यहां पर ये मुंतकिल हो गए हैं। तो ये तमाम कहानी हम इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। इमरान अली साहब को मैं खुश आमदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी वास्सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करें, मुझे ये सफर बताइएगा GD पायलट, फाइटर पायलट से फिर CSP और फिर LWMC, ये माजरा असल में क्या है? जी मैडम, शायद एक जिम्मेदारी थी, चैलेंज था जो अल्लाह ताला ने हमारी अपनी किस्मत में लिख दिया होता है। तो अगेन जिम्मेदारी मिली है, आगे बढ़ के इंशाल्लाह इसको निभाएंगे भी। और अगेन जिस तरह आपने कहा कि चैलेंज बहुत बड़ा है, नो इंडिविजुअल कैन डू, इसमें टीम वर्क चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए लाहौर के शहरियों की भी, मीडिया की भी, आपकी भी और मुझे अपनी टीम की भी। तो इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको उठाएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि GDP से LWMC का सफ़र कैसा रहा, तो अगेन कि हर बच्चे की तरह मुझे भी शौक़ था। पहला जो मैंने ख्वाब देखा था वो जहाज़ का देखा था, वो आसमान का देखा था।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने 10 से 12 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व किया और अल्लाह ताला ने मुझे वो प्रोफेशन दिया जो मेरी पहली चाहत थी। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 12 ईयर्स इन पाकिस्तान एयरफोर्स, एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, मेरी आँख में कील लग गया था जिसकी वजह से मेरी लेफ़्ट आई की आईसाइट गॉट लॉस्ट। देन देयर वर मल्टीपल ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। खैर जब वो ठीक हुआ तो मुझे मेडिकली बेसिकली डाउनग्रेड कर दिया गया एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू चेंज द कोर्स ऑफ माय करियर फ्रॉम बीइंग अ पायलट टू अ सीएसपी ऑफिसर। सही, चलें जी, हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने चार्ज संभाला है अब, और कोई गालिबन 2-3 महीने हुए आपको ये चार्ज संभाले, लेकिन आते ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मसाइल से भरी कंपनी जो है वो आपके सुपुर्द की गई है। क्या समझते हैं कितना बड़ा चैलेंज है, किस तरह से इसको हल किया जाएगा? क्योंकि प्लानिंग इसमें मौसर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जितनी मौसर प्लानिंग होगी उतना ही जबरदस्त तरीके से काम किया जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि अभी शिकायत ही शिकायत लाहौरियों की जानिब से भी आ रही हैं और इन शिकायत को हल करना अब एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो किस तरह से प्लान किया गया है? मैडम, जो हमारा सबसे पहले मोटो है वो ये कि देखिए, जिससे बड़े से बड़ा चैलेंज हो, इंसान के इरादे के सामने कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, और अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। तो हमारी प्लानिंग कंप्लीट है। लाहौरियों की, शहरियों की तकलीफ़ थी और तकालीफ में इदारों का काम है, इदारों के सरबराहान का काम है, हुकूमत का काम है, रियासत का काम है कि जब शहरियों को तकलीफ़ में देखें तो स्टेट बनती ही सर्विस डिलीवरी के लिए है। बड़े मुश्किल हालात में, चैलेंजेस में ही स्टेट को आगे आना पड़ता है और कौमी इदारों को शहरियों की जान की, माल की, सेहत की ज़िम्मेदारी उनकी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत पंजाब ने बहुत बोल्ड स्टेप उठाया और ये ज़िम्मेदारी अब LWMC के कंधों पर रखी है। हमें बेसिकली सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमारी, यकीनन हमारी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। दूसरी, मीडिया से बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट है क्योंकि अवेयरनेस की कैंपेन है जिसको चलाना है। क्योंकि देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है कि इसमें 2 हाथों का मिलाप है, एक मुसाफा है। इसमें एक हाथ तो कूड़ा उठाने वाले का है और दूसरा कूड़ा फेंकने वाले का भी है। तो हमें आपके जरिए आवाम को ये भी अवेयरनेस देनी है और इंशाल्लाह ये हमारा प्रॉमिस है कि हम आपके साथ रहेंगे, ये कैंपेन भरपूर तरीके से चलाएंगे क्योंकि जितना आप काम करेंगे, हमारा शहर है, हमने भी उसको उसी तरह से साफ सुथरा रखना है। मुझे ये बताइएगा, अब जब ये चार्ज LWMC के पास आ चुका है तो आपके पास इनफ मशीनरी, मैन पावर है कि आप पूरे शहर को साफ रख सकें? और फिर दावा ये किया गया है 72 घंटे का काम 24 घंटे में किया जाएगा। जी, अच्छा मैडम, प्लानिंग बहुत सीधी सी, सिंपल सी है। वो ये कि चूँकि 10-11 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके तमाम के तमाम एसेट्स जो हैं बशमूल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटीरियल रिसोर्सेज वो LWMC के पास आ जाएंगे। तो इसी तरह तमाम के तमाम अफरादी क़ुव्वत, तमाम के तमाम सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर्स, सुपरवाइजर्स वो अब LWMC के जुरिसडिक्शन में आ चुके हुए हैं। आज हमने 25 दिसंबर से पहले उनको सैलरीज भी दे दी हैं। माजी में जो स्ट्राइक्स होती थी वो ये था कि मुख्तलिफ कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन तो उठा लेती थी बट लोगों को आखिरी तारीख तक सैलरी नहीं मिलती थी। हमने अगले महीने की सैलरी आज ही रिलीज़ कर दी है। दूसरा, हमारे पास इनफ मशीनरी भी अवेलेबल है। हम जो प्लानिंग और मॉडल लेकर आए हैं, पहले लाहौर 2 जोन में था, उसको अब छोटे जोन में डिवाइड किया गया और 9 जोन बनाए गए हैं। ये 9 जोन वही हैं जो लाहौर के 9 टाउन्स हैं, यानी कि अब हर लाहौर के एक टाउन यानी समनाबाद, इलामा इकबाल, गुलबर्ग, एक टाउन पे एक जोन है। और किस तरह काम करना है, पहले प्राइवेट कंपनीज चूँकि प्रॉफिट मार्जिन के लिए काम करती है तो सिर्फ एक शिफ्ट में काम करती थी, सुबह 6 o'clock से 1 o'clock तक। बट हमारा फोकस, हमारी सक्सेस जो है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, इसलिए हम 3 शिफ्ट में काम करेंगे। हमने 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें बनाई हैं और इसी तरीके से फिर छोटे जोन बना के मशीनरी को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके और ज़्यादा शिफ्टों में काम करके हमें भरपूर उम्मीद है कि हम 3 से 4 दिन का काम जो है वो एक दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग आप बता रहे हैं, तो मैं बजट की तरफ आना चाहूँगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बजट इस वक्त 12 अरब से भी ज़ायद है और आप ये दावा कर रहे हैं कि 4 अरब रुपए में आप कंपनी चला के दिखाएंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दावा है। मैडम, अभी तो हम किसी किस्म का भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे क्योंकि एक्सपेंडिचर्स आपको चाहिए होते हैं मशीनरी को प्रोक्योर करने के लिए, परचेज करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगेन के जो ये हल निकाला गया और जिस हल की तरफ हम चल पड़े हैं, इसमें हुकूमत पंजाब का, LWMC का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस मशीनरी को हमें मिलना था जो हमें दे दी गई है।
इसका मतलब है कि मशीनरी का तो कोई ख़र्चा नहीं है। दूसरा, जितने भी हमारी अफरादी क़ुव्वत थी, हमारे सैनिटरी वर्कर्स थे, हमारे हीरोज़ हैं, हमारे सुपरवाइज़र्स हैं जो रात को दिन को जो काम कोई पसंद नहीं करता वो आके गली मोहल्ले को साफ़ करते हैं हमारे लिए, तो वो भी वही मुलाजमीन है जो MCL से LWMC को मिले और हमने अलबराक औसपा की कंपनीज़ के हवाले कर दी, तो वो भी हमारे पास आ चुके हैं। अब इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ फ्यूल और गाड़ियों के रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट है, इन लोगों की तनख्वाहें हैं जो कि शायद 4 अरब से भी उनका तखमीना बहुत कम है। सही। अच्छा इमरान साहब, ये भी कहिएगा, तुर्किश की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मशीनरी भी ज़बरदस्ती ली गई और निकाल भी दिया गया, इस पर मौक़िफ़ क्या है आपका? जी मैडम, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कि इस टाइम पे शहरियों को इससे कोई गर्ज नहीं कि किस किस कंपनी का किस किस से लड़ाई झगड़ा है, उनको सिर्फ सर्विस डिलीवरी चाहिए। इसीलिए इस चैलेंज को देखते हुए हम आगे आए हैं। ज़रूरत बहुत शदीद ख़तरनाक चैलेंज है, बट अगेन कि मुश्किल वक्त में ही तो मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं और ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हम सर्विस डिलीवरी तो करेंगे। जहाँ तक LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, एक तो और कंपनियों से कुछ कॉन्ट्रैक्ट के मामलात हैं, लेकिन जब भी बिजनेस डील होती है तो यकीनन उसमें मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन होती हैं। हमारा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये मशीनरी 7 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद LWMC को मिल जानी चाहिए थी। इस कॉन्ट्रैक्ट का 7 ईयर्स की मियाद दिसंबर 2019 में ख़त्म हुई। उसके बाद टर्किश कंपनी को पेपरा इसकी इजाज़त नहीं देता, पाकिस्तान के कवानीन इजाज़त नहीं देते, बट मल्टीपल एक्सटेंशन दी गई जो तकरीबन 4 है, और चौथी एक्सटेंशन भी 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो रही थी। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, हमारा बोर्ड जो है वो 5th एक्सटेंशन की हामी नहीं था, इसलिए इनको 23 नवंबर को दोनों कंपनीज़ को लिखा गया कि चूँकि हम आपको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। डॉलर रेट जो 2011 में बहुत कम था, अब डॉलर में अमाउंट बहुत ज़्यादा जा चुकी हुई है। रोज़ा आपने 12 अरब की तरफ इशारा किया, वो ऑटोमेटिकली जो 2011 में सॉलिड वेस्ट सर्विसेज की कॉस्ट थी कॉन्ट्रैक्ट की, वो अब 2020 में 2 से 3 गुना ज़्यादा जा चुकी थी। बिल्कुल। तो हमारे लिए फाइनेंशियली भी सर्विसेज को सस्टेन करना आउटसोर्सिंग मॉडल पे मुमकिन नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमने इनको लेटर लिखे कि अब हम ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप मशीनरी हमारे हवाले कर दें, क्योंकि ये LWMC का एसेट है, जिस पे उन्होंने 10 दिसंबर को स्ट्राइक कर दी। और अभी जितनी बैकलॉग की आपने अपने इंट्रो में हवाला दिया, जो मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, ये वही बैकलॉग है जो 10 दिसंबर से 20 दिसंबर 10 दिन किसी किस्म का भी काम ना होने की वजह से जमा हुआ है। सही। इमरान साहब, इसमें मैं आखिरी से 3 बातें कहूँगा। वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मशीनरी और एसेट जो है LWMC का है। नैब इस मैटर को टेकअप कर चुका है। नैब के बड़े क्लियर डायरेक्शन है कि ये मशीनरी जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अलबराक औसपा लाहौर से बाहर निकाल के नहीं ले जा सकते, सिर्फ वो लाहौर की सफाई के लिए यूज़ होगी। इसके अलावा हमारे अपने लॉ डिपार्टमेंट की क्लियर इसमें ओपिनियन है कि ये मशीनरी LWMC से बिलोंग करती है। इमरान साहब, आप खासे पुरअज़्म नजर आ रहे हैं शहर की सफाई को लेके, जो कि बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। आप पुरअज़्म होंगे ही तो काम अच्छे तरीके से चल सकेगा, लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, मशीनरी जो कि 7 साल से पुरानी हो चुकी है, 9 साल उसको इस्तेमाल कर लिया गया है, आपको नहीं लगता कि ये चैलेंजेस हैं और पैसे ना होने के बावजूद इन चैलेंजेस से निपटना इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा? अच्छा मैडम, हुकूमत पंजाब ने इसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और रिपेयर मेंटेनेंस इन गाड़ियों की इतना ज़्यादा उसका तखमीना नहीं है जो नई मशीनरी ख़रीदने के लिए था। ये उसका बहुत कम हिस्सा है। शायद पूरी मशीनरी के 10 to 15% जो होगा उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा। तो हमने जो 4 से 5 अरब की नई मशीनरी ख़रीदनी थी, शायद आधे अरब में इस मशीनरी को ठीक करवा के इमीडिएट, देखिए कि इस वक्त बाहर क्राइसिस है, इस वक्त हम प्रोसेस में नहीं जा सकते थे जो 3 से 4 माह का अरसा लगा था। हम नए आउटसोर्सिंग करके नई कंपनीज आने का मॉडल फॉलो नहीं कर सकते थे, जो अगेन 3 से 4 माह का अरसा दरकार था। इस टाइम पे 10 से 20 तक जो बैकलॉग था उसका इमीडिएट आवर्स में डिसीजन करना था, तो उस वक्त सबसे जो तेज़ तरीन डिसीजन था और जिसके मुताबिक सर्विस डिलीवरी को इमीडिएटली किया जा सकता था वो यही है। तो सुबह से हमारी तमाम की तमाम मशीनरी बाहर आ चुकी हुई है। लाहौर की शहर की सफाई उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह जो भी हम दावा कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपनी आवाम को, अपने शहरियों को इंशाल्लाह हम भी पूरी उम्मीद हैं। अच्छा इमरान अली साहब, ये कहिएगा, आगे क्रिसमस आ रही है, बहुत सारे आपके मसीही मुलाजमीन भी होंगे, तो किस तरह से खुशियों के इस त्यौहार में आप उनका ख्याल रख रहे हैं? जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए यही हमारे हीरोज़ हैं, और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में जो सफाई का सिस्टम है वो फेथ बेस्ड बन चुका है, और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे मसीही भाई हैं। इसके लिए जो हम 2-3 काम फ़ौरन कर सकते थे वो था कि दिसंबर की सैलरी रादर के हम 1 जनवरी या 2 जनवरी को रिलीज़ करते, वो अभी कर दी जाती। वो LWMC के एडमिनिस्ट्रेशन जो है बोर्ड के
ऑर्डर्स पे हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक दे चुकी है। इसके अलावा इनके साल के आखिर में कुछ परफॉर्मेंस ऑनरेरिया मिलता है जिसको हम 13 पे कहते हैं कि 1 महीने का बोनस एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, वो भी इनके अकाउंट्स में आज की डे में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे जो 9 के 9 जोन्स हैं उसमें हम अपने मसीही भाइयों के साथ प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम 24 को, 23 को, 25 को अपने केक भी काटेंगे उनके साथ, ताकि हम उनकी खुशियों में उनका साथ दे सकें। बिलाशुबा ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो इमरान साहब, लाहौरियों के लिए आपका स्पेशल पैगाम क्या होगा, क्योंकि अब लाहौरियों को आपसे उम्मीदें हैं और आपका पैगाम लाहौरियों के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैडम, जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए इसमें जैसा हम मुसाफा करते हैं, एक दूसरे से सलाम करते हैं, तो 2 हैंड शेक होते हैं। इसमें यकीनन एक LWMC की जिम्मेदारी है, एक हाथ हमारा है जो जिसकी ज़िम्मेदारी है कूड़ा को उठाना, दूसरा हाथ हमें शहरियों की तरफ से चाहिए जो कूड़ा अपनी उन्हीं जगहों पे फेंकें जहाँ उनकी डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। तो उसकी वजह से जो हर जगह हम इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चेन में भी 3 R's की बात की जाती है कि रिड्यूस, रिसाइकल, रिन्यू। अगर हम इस पॉलिसी को अपना लेंगे, हम कंज्यूमेबल की बजाय नॉन कंज्यूमेबल की तरफ आएंगे, तो ऑब्वियसली एक तो वेस्ट की मकदार भी कम होगी, वो एक अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे होगा, तो लाहौर एक बहुत बुरा नहीं लगेगा। कुछ फिक्स प्लेसेस पे ही कूड़ा हुआ करेगा जो LWMC इसमें स्केड्यूल की वजह के तहत बर वक्त उठा सकेगी, तो यकीनन ये मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छे और आसान तरीके से चलेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अली सुल्तान साहब आपका कीमती वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। आप जितने पुरअज़्म नजर आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं नताइज भी हमें शहर में सफाई सुथराई की सूरत में उतने ही अच्छे नजर आएं। और जाते जाते शहरियों के लिए पैगाम ये होगा, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हुए, कि ये हमारा शहर है, हमने ही इसको साफ सुथरा रखना है। जहां पर LWMC ने अपना किरदार अदा करना है, वहीं शहरियों का ताउन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहीं भी कूड़ा फेंक देना ये अच्छी बात नहीं है। जहां कहीं भी जगह का इंतखाब किया गया है, थोड़ी सी जहमत करके वहां तक चले जाएं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं। ज़रूरी अमर यह है कि ये इकदाम किस हद तक मौसर हैं, अगर नहीं है तो जो नई चीज़ें आती हैं उनको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, क्योंकि बेहतरी की हर जगह गुंजाइश रहती है। अब हमारा तालीमी निज़ाम जो है कोविड की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन उतनी मौसर साबित नहीं हुई। इस टाइम पर आकर यह फैसला किया गया है कि यकसा निसाब राइज किया जाएगा। कल हमारे साथ डॉक्टर मुराद राज साहब थे जो कि खासे पुरुम्मीद भी नजर आए और जिन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ऐसा करके दिखाया जाएगा, जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बात करने वाले हैं कि यकसा निसाब किस तरह से मौसर बनाया जा सकता है। अगर ये राइज कर दिया गया तो इसका फायदा क्या होगा। एजुकेशनिस्ट सादिया माई साहबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? करम अल्लाह पाक का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, स्कूल्स आजकल बंद हैं जी, और हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं। स्टूडेंट्स बहुत हद तक जो उनका तालीमी सिस्टम है वो हम देख रहे हैं खराब होकर रह गया है। किस तरह से इसको गैप को हम फिल करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो गया है। असल में गैप बहुत से ऐसे होते हैं जो कभी फिल नहीं हो सकते। ये फिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अगर हम एक पिक एंड चूज वाला प्रोग्राम करें और हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स लेकर वो वाले जो कि अगली क्लास में भी उनके काम आएंगे और कंटिन्यूटी होती है, उनको पिक किया जाए, ताकि हम जो निज़ाम इतने साल हो गए, 1.5 मुझे तो लगता है साल गुजर गए, स्कूल नहीं खुलता, 1.5 महीने का खुला और उसके बाद बंद हो गया, तो बच्चे तो ये भी भूल गए हैं कि उन्होंने सेंटेंस कैसे बनाना है, उर्दू का, अंग्रेजी का, मैथ उनके दिमाग से बिल्कुल निकल गया है। लिहाजा उनके लिए गैप को फिल सिर्फ इस तरह किया जा सकता है। व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये कर रही हूँ कि मैं पिक एंड चूज कर रही हूँ और कंप्लीट सिलेबस बना के, वर्क प्लान बना के, वी आर टीचिंग चिल्ड्रन, नॉट ऑनलाइन, बिकॉज मैं उसमें बिलीव नहीं करती। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, बड़ों के लिए ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे बेचारों समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने करना क्या है। उनको एक शख्स सामने चाहिए होता है। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है मेरे ख्याल से। अगर एनवायरनमेंट वो स्टडी वाला होगा, क्लासरूम वाला होगा, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एनवायरनमेंट में ही होगी। बेशक ऐसा ही है। तो पिक एंड चूज, आई बिलीव कि एवरीथिंग कैन बी डन और हम इस गैप को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। मेरा ये मुकम्मल, जिसे कहते हैं ना, ईमान है। इट्स इट कम्स इन माय माइंड एंड आई से इट इज नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। आई कैन डू इट विद माय चिल्ड्रन, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो खास तौर पर यकसा निज़ाम तालीम की ये जो नई पॉलिसी सामने आई है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है जी, तफसीलात के मुताबिक यकसा निज़ाम तालीम नई पॉलिसी 2020 के मुताबिक सरकारी स्कूलों में भी अब प्री 1 से 5वीं जमात तक रियाजी अंग्रेजी में पढ़ाई जाएगी। पहली और दूसरी जमात से ही बच्चों को तमाम तालीमी इदारों में इस्लामियात का मजमून पढ़ाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस पॉलिसी को? मेरे चेहरे पे जो पहली मुस्कुराहट रहती है जरा की ज्यादा बड़ी हो जाएगी ये सुनकर। यकसा तो कोई भी चीज कभी नहीं हो सकती,
गो हमें ये कहा जाता है कि आप हर एक को यकसा यानी कि एक बैलेंस तरीके से बिहेव करें, सबको एक जैसा रखें, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कोशिश तो की जा सकती अब है बिल्कुल ना? एक लाठी से तो बहुत सारी बकरियों और बकरों को भी लेके जाया जा सकता है, तो ये भी किया जा सकता है। कोशिश जरूर करनी चाहिए, मैं कोशिश के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग के बीच में ना फैक्ट्स एंड फिगर्स को जरूर रखना चाहिए। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम क्या करने लगे हैं। क्या आप एक थिंक टैंक्स जो पीछे बैठे हुए हैं उनको आगे लेकर आ रहे हैं, या बेसिक एजुकेशनिस्ट्स को आगे लेकर आ रहे हैं, जिसको प्री नर्सरी से लेकर मास्टर्स के लेवल तक का पता है। अगर तो आप उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो उनको तो ये भी पता होगा किताब कौन सी है। अभी जैसे आपने कहा कि जनाब वो 5वीं जमात तक हिसाब जो है और अंग्रेजी शुरू कर दी जाएगी, फॉर गॉड सेक, उसके लिए तो फिर आपको एक पूरी जनरेशन को तैयार करना होगा, जिसे कहेंगे जनरेशन नेक्स्ट। उसके लिए सबसे पहले तो आपको असातिज़ा तैयार करने पड़ेंगे जो क्लास में जाके कोई भी सब्जेक्ट उस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों को समझ आए। अगर आप शुरू से ही हिसाब को, रियाजी को अंग्रेजी में करने लगे हैं तो किधर कर रहे हैं? आपने क्या कभी जाकर स्कूलों में हाल देखा है कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है? खासतौर पे अगर वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो वहां पर तो आप मत पूछें कि असातिज़ा क्या करते हैं। तो ये तो एक मेरे ख्याल के मुताबिक यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट। हाउ? बाय ट्रेनिंग द टीचर्स फर्स्ट, देन इम्प्लीमेंट। सही, मुझे बताइएगा, टीचर्स ट्रेनिंग की आप बात कर रही हैं, नई चीजें लेकर आई जा रही हैं, आप जद्दत की तरफ जा रहे हैं, बिलाशुबा इसको सराहना चाहिए। अभी जो हमारे वक्त के तकाजों के साथ साथ नई चीजें, फिर कोविड ने बहुत कुछ नया सिखा दिया, इस पर टीचर्स ट्रेनिंग पर आप कितना बिलीव रखती हैं और एज ए एजुकेशनिस्ट आप इसको कैसे लेकर चल रही हैं? 100% ट्रेनिंग इन एवरी रिस्पेक्ट। अब तो हमारे ऊपर ये वो लेबल लग गया ना, यहाँ पे हमको चाहिए मास्क के साथ लगा लें कोविड-19। अब तो 2020 खत्म होने वाला है अल्लाह पाक की मेहरबानी से। उसमें ये है कि हमने टीचर को एक, जैसे कहते हैं ना, तैयार करदा ट्रेंड किस्म का इंसान, जिसको ये भी पता हो कि उसने मुस्कुराना कब है, चेहरे पे फ्राउन नहीं लाना, और वो क्या फुली इक्विप्ड है उस सब्जेक्ट के बारे में जो वो पढ़ाने जा रहा है। क्या उसको हर बात का पता है? अच्छा, अब सब्जेक्ट के साथ क्या उसको ये ट्रेनिंग है कि उसने क्लास के अंदर क्लास मैनेजमेंट कैसे करनी है? मुख्तलिफ किस्म के बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, क्या उनके एक ही मेंटल लेवल होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो टीचर को हर सेल्फ, शी हैज टू हैव दैट गॉज विद हर इन हर माइंड कि मैंने सारे बच्चों को चलना एक साथ है लेकर पॉजिटिव, लेकिन मेंटल लेवल के साथ लेके चलेंगे। जिसका कम है उसको आप उसके मुताबिक उसकी हेल्प आउट करेंगे। टीचर ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सही, इसके लिए आप क्या किरदार अदा कर रही हैं एज एजुकेशनिस्ट? किस तरह से टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है? कोई सजेशन आप देना चाहें? मैं बिल्कुल सजेशन दूंगी। मैंने खुद टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया हुआ है। मेरे पास बिल्कुल टीचर्स आती हैं। एक हमारा बैच खत्म हुआ है एंड इट वाज ब्यूटीफुल। वाई? उनको ये भी बताया गया था कि आपने घुसकर कमरे की लाइट्स चलानी है और बोर्ड के ऊपर डेट कहाँ लिखनी है, डे कहाँ लिखना है, और बताना क्या बोर्ड के बारे में, कैसे स्टार्ट करना है। शुरू तो आपने करना ही स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, ताकि उनको पता भी हो कि अच्छा बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। सो ये एवरीथिंग, और मैं तो फुली इक्विप्ड हूं और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि ओ मैं ये कर लेती तो ये हो जाता। मैं अपना काम बिल्कुल औसम तरीके से कर रही हूं और आई एम हैप्पी फॉर दैट, आई एम सेटिस्फाइड। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। यही अज़्म होना चाहिए और यही अपने काम के साथ लगन होनी चाहिए, तो आपके काम खुद ब खुद अच्छे होते चले जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। यकसा निसाब का फ़ायदा मुमकिन ऐसे हो सकता है कि इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो इसको आसान भी बनाया जा सके। लोगों को इसका फ़ायदा तभी पहुंचेगा जब ये आसान होगा। सादिया माई साहब, मुझे ये बताइएगा, इसको हमने आसान किस तरह से बनाना है? कुछ पॉजिटिविटी के साथ अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दें तो सभी को इसका फ़ायदा होगा। ऑल दो बहुत मुश्किल है, हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है? आसान तहरीक चलाकर सबसे पहले कि आपको एक बाकायदा मूवमेंट चलानी पड़ेगी कि आप एजुकेशन को लेकर आ रहे हैं एक नए तरीके से। वो क्या तरीका क्या है कि हर जगह के ऊपर एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम, ना क्या सिलेबस एक है या करिकुलम एक है। करिकुलम कैन बी सेम, आर यू गोइंग टू फॉलो द सेम बुक्स एवरीवेयर? अगर हर जगह पर आप किताब भी एक लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको वही वाली बात आ गई कि कहां से शुरू करने का, अलिफ बे पे से। तो जब आप वहां से शुरू करेंगे कि तो क्या आपका टीचर इस काबिल है कि वो 40 बच्चे अगर उसी क्लास में बैठे हैं तो उसने किताब खोली है, तो क्या वो हर बच्चे के दिल में और दिमाग में और कानों की समाज से वो अपनी हर बात उस तक पहुंचा सक रहा है? क्या वो तमाम बच्चे समझ रहे हैं वो क्या कर रहा है? तो सबसे पहले आप अपने टीचर को आसान तहरीक का मेंबर बनाएंगे। सादी साहब, आपको पता है मुझे ये फैसला इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि इससे जो हमने गैप खुद से बना लिए हुए ना, एक अमीर गरीब का फर्क, कि अमीरों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, अंग्रेजी जुबान सीख रहे हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उनका किताब, उनका निसाब कुछ और है, ये डिफरेंस मिटेगा। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी इसमें नजर आ रही है।
मैं आपकी बात बिल्कुल मानूंगी और एग्जांपल दूंगी कि मेरे पास एक गांव का लड़का आया जो वहां पर 7वीं जमात में पढ़ता था। तो मेरा जो ड्राइवर है वो उसको लेकर आया कि जी मेरा भतीजा है और ये 7वीं में पढ़ता है। मैंने कहा आपके स्कूल में कराना। मैंने कहा अल्लाह पाक की मेहरबानी है। वो आया और जब मैंने उससे बात करनी शुरू की तो उसको सिर्फ अलिफ बे आती थी, ये तक, और एबीसी नहीं आती थी। अच्छा। जबकि वो वहां से टॉप करके आ रहा था। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसको अगर आप इजाजत दें, मेरी बात अगर आपने मान ली सिर्फ 3 साल तो आपका बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप याद रखिए कि वो गांव का है जिसमें कोई पढ़ाई और इल्म नहीं है, बातचीत का तरीका नहीं है, मैनरिज्म नहीं है। 2 साल बाद अल्लाह पाक उसको जिंदगी दी। उसने कहा ठीक है मैम आप जो मर्जी करें, ऊपर अल्लाह और तुसी थल्ले। मैं कहूँ जी डन। 2 साल लगे हैं मुझको एक बड़े बच्चे को नर्सरी में बिठाकर स्टार्ट लेकर अंग्रेजी, उर्दू, हिसाब, लिखना, पढ़ना, ग्रूम करना। 2 साल के बाद वो बिल्कुल चेंज था। वो क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उसको वहां पर माहौल ऐसा दिया गया कि हर टीचर ने उसका साथ निभाया और हर एक को पता था कि इसको ये नहीं कहना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, आई डोंट लाइक दिस जुमला, मुझे पसंद ही नहीं है ये जुमला, तो बस ये कहना यस हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। तो अगले शख्स को इतनी ज्यादा वो मोटिवेशन मिलती है कि जब ये सब मेरे साथ हैं तो मैं इंशाल्लाह ये दरिया पार कर लूंगा। तो मेरे पास तो एग्जाम्पल मौजूद है, हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स हैव टू डू देयर पार्ट। टीचर्स को जो है, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी आपका कहना यह है कि इस सब के लिए टीचर्स को पहले तैयार करना होगा और पूरी अपनी फौज तैयार करके मैदान अमल में उतरना होगा। और आपको ऐसा सिलेबस खुद बनाना पड़ेगा। आपको चाहिए कि अपने थिंक टैंक्स को लेकर आए जो बाकायदा पढ़े लिखे हैं, डिग्री की बात नहीं कर रही, उनको लेकर आए और उनसे बोलें कि हमारा जनाब आप वर्क प्लान बना के दें। तो वो पहली जमात से लेकर 5वीं तक आपको हर सब्जेक्ट का प्लानर बना के दें। क्या सवाल, क्या जवाब, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, बाकायदा तैयार करके दें जी। आप उनके हाथ में पकड़ाएं कि ये देखो साइंस है, ये सोशल स्टडीज है, दिस इज मैथमेटिक्स, और मैंने आपको सवाल के जवाब एग्जाम्पल्स के साथ दे दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं सामने आपके साथ मौजूद हूं, मैं आपको बोलना भी सिखा दूंगा, इसमें बुराई नहीं है, हम तो हर वक्त इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके बीच में जब आप अपने लोगों को तैयार कर देंगे, मगर याद रखिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, वो वर्ल्ड जिसे कहते हैं, जिसे आप मैप रूट भी कहते हैं, वो आप जब हाथ में देंगे और देने के बाद उनको फिर ट्रेनिंग करेंगे और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। हम लोग फॉलो अप नहीं करते, कहानी छोड़ देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। बिल्कुल, फिर आपके पास ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपने सफर को कामयाब भी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक गोल होना चाहिए जिसको आपने अचीव करना है, सेकेंडली आप उस पर फॉलो अप करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त तजावीज आपने हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम चलेंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और नाज़रीन हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में मलका-ए तरन्नुम नूरजहां के हवाले से। तरन्नुम की मलका-ए तरन्नुम नूरजहां की आज 20वीं बरसी है। वो 74 साल की उम्र में वफात पा गई थी। 62 साल सिल्वर स्क्रीन को देने वाली अल्लाह वसाई ने सैकड़ों फिल्मों के लिए हजारों गीत गाए हैं और आज भी उनकी सहरंगेज़ आवाज़ जो है वो कानों में रस घोल रही है और उन्हीं की आवाज़ आज जो है उनके मद्दाह याद कर रहे हैं और ज़बरदस्त अल्फाज में उन्हें खिराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। और बिलाशुबा ये वो बड़े नाम हैं जो कि इस जहाने फ़ानी से कूच कर जाने के बाद भी अपने मद्दाहों के लिए हमेशा से इस सुरीली आवाज़ की सूरत में ज़िंदा रहते हैं और इनके मद्दाह आज भी इनको याद कर रहे हैं और इनके लिए खुसूसी दुआ भी कर रहे हैं। सेगमेंट शामिल करते हैं और बढ़ते हैं मोबाइल रेट्स की जानिब। सबसे पहले मेरे पास पहला मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी A70। इसकी कीमत क्या है जी, मैं आपको बताती चलूँ। इसकी कीमत है जी 59,999 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A6 42,899 रुपए में आप खरीद सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी C7 32,800 रुपए इसकी कीमत है। सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus 30,999 रुपए। जी मोबाइल रेट आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं, शामिल कर लेते हैं आज के भाव। जीशान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? दिन ब दिन मौसम की तब्दीली के साथ साथ सब्जियों के रेट्स और फलों के रेट्स में भी काफ़ी तब्दीली देखी जाती है। कभी कोई सब्ज़ी और फल जिनकी कीमतें आसमान से बातें कारी होती हैं वो धड़ाधड़ नीचे आती हैं और कभी वो सब्जियां वो फल जो सस्ते रेट में बिके जा रहे होते हैं वो फौरी तौर पे उनकी कीमत जो है वो बढ़ने लगती है। इसका जो डिपेंड ये करती हैं वो मंडी में सप्लाई पे करती हैं। जितनी ज़्यादा सप्लाई जिस सब्ज़ी या फल की आती है उसी तरह से उसके रेट भी गिरते हैं। आज के रोज़ सब्जियों और फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब का जो सरकारी रेट है वो 130 रुपये फ़ी किलो, जबकि
ओपन मार्केट में 140 रुपये फ़ी किलो। इसी के साथ अमरूद जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से और ओपन मार्केट में जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ केला जो है वो 79 रुपये फ़ी दर्जन, नारियल 155 रुपये फ़ी अदद और इसके साथ साथ जो मोटा अंगूर है वो 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ फ्रूटर की बात की जाए तो 82 रुपये फ़ी दर्जन, किन्नू जो है वो 78 रुपये फ़ी दर्जन, मौसमी 92 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना सरकारी रेट्स के मुताबिक जो इसकी कीमत है वो 365 रुपये फ़ी किलो है और इसके साथ साथ अदरक की जो आज की कीमत है वो 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ आलू की कीमत की बात की जाए तो आलू 40 रुपये फ़ी किलो जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्याज का जो सरकारी रेट है वो 37 रुपये है जबकि ओपन मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ टमाटर जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो कि लिस्ट पे मुख्तस किया गया जबकि 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है लहसुन जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लहसुन चाइना वाला है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है जबकि दीगर सब्जियों की बात की जाए तो गाजर चाइना जो है वो 73 रुपये फ़ी किलो, देसी गाजर जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो और इसके साथ साथ फूल गोभी 30 रुपये, बंद गोभी 32 रुपये, भिंडी जो है वो 197 रुपये, मटर 62 रुपये, मोंगरे जो है वो 67 रुपये और इसके साथ साथ शलजम 20, मूली 15, खीरा 40 और लीमू 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ये वो फल और सब्ज़ी हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं और ख़ास तौर पे हर घर की ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से आज के रोज़ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, शदीद सर्दी पड़ रही है, इसी हवाले से जो सर्दियों ठीक है जी ज़ीशान, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने डिटेल में बताई, घर बैठे लोगों के लिए आसानी हो जाती है और हमारा मकसद भी यही होता है कि घर बैठे लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सके। इसके आगे बढ़ते हैं और ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जी। बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपए किलो में, बीफ मिन्स आप खरीद सकेंगे 565 565 रुपए किलो। मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 1150 रुपए में, मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1390 रुपए में। इसके बाद जी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक चिकन मार्केट में अवेलेबल है जी 198 रुपए में, इसका बना हुआ गोश्त 287 रुपए किलो में आप खरीद सकते हैं। और अब शामिल कर लेते हैं जी एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मेरे पास है रिटेल प्राइस, इसके मुताबिक डबल सेंचुरी 200 रुपए दर्जन अंडे आप खरीद सकते हैं और परेशानी में मैं 200 रुपए किलो कहने वाली थी। खैर होलसेल में अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो 198 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद है जी गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो 199 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे जी। तो ये रेट्स आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं, कुछ माल का हाल चेक कर लेते हैं। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को, लेकिन हम भरपूर कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके मसाइल हों उनके हल की तरफ भी आवाज़ उठाएं। आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, हमें सजेशन देते रहा कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हम अपने शो में ऐड कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।